Yes, good morning to all of you. Today we are discussing about a very important topic, development of dicot embryo. Development of dicot embryo. तो यहाँ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब एंजियोस्पर्म की हमारी बात हुई थी तो एंजियोस्पर्म में हमने पोलिनेशन किया, पोलिनेशन के बाद हमने फर्टिलाइजेशन किया। तो जब पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है तो उस फर्टिलाइजेशन के अंदर जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन में जो हमारा मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट जो एग है उससे फ्यूज़ करता है, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होती है। देन दूसरा जो मेल गैमेट है हमारा वो फ्यूज़ करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो हमारी वहाँ पर ट्रिपल फ्यूज़न होती है या डबल फर्टिलाइजेशन होती है। तो उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस था वो मेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म बनाता है, और जो एंडोस्पर्म हमारा ट्रिप्लोइड होता है। तो वहाँ पर जो एंडोस्पर्म हमारा बना था वो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म था। एक्चुअली में वो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बाद में न्यूट्रिशन का काम करेगा। पहला पॉइंट हमने ये याद रखना है। दूसरा, जब हमने डबल फर्टिलाइजेशन की बात की थी तो उसमें जो सिनर्जिड्स हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं, वो सारे फिलीफॉर्म सेल्स हैं, वो सारे डीजनरेट हो जाते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं बचता। एंटीपोडल का जो काम था वो हमारा ख़त्म हो गया। क्या काम था, आपको डिस्कस किया था आपके साथ में कि वो न्यूट्रिशन को ग्रैब करके देता है किसको, जो जाइगोट होता है उसको। कब तक देता है, जब तक एंडोस्पर्म बन नहीं जाता है। क्या जाइगोट से बनने की पहले की प्रोसेस है ये। जब जाइगोट बन जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो एंडोस्पर्म है वो भी साइमल्टेनियसली बन जाता है। तो जब हमारी फर्टिलाइजेशन हो गई थी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया था, उसके बाद जब जाइगोट भी बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, देन हमारा जो एंडोस्पर्म है वो भी बन गया। अब जो हमारा जाइगोट है वो आगे एम्ब्रियो में कैसे कन्वर्ट होता है, तो आज का हमारा टॉपिक है how the zygote converted into their appropriate embryonic stage from first to the last. Last means वो स्टेज जब वो जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाता है, जब वो सीडलिंग बनना स्टार्ट हो जाता है, जब वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ तक की हम स्टेज पढ़ेंगे। कब से लेके जब से वो फर्टिलाइजेशन उसने की है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो रिकैप मैंने करवाया तो प्लीज़ उसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये मैंने पहले ही बना लिया था क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग ये डायग्राम्स थे हमारे। सबसे पहले ये जो हमारा बोर्ड है, हमने इस बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, और जो नीचे वाला पोर्शन है। यानी कि अगर मैं इसको वर्टिकली डिवाइड करूँ, ऐसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करूँ, तो एक ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हमारा माइक्रोपाइलर एंड रहेगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमारा चलाजल एंड रहेगा। जैसे तुमने ओव्यूल में देखा होगा, ओव्यूल्स के अंदर हमारे 2 पोर्शन होते हैं, 2 यू कैन से एंड होते हैं। वन इज माइक्रोपाइलर एंड, सेकेंड वन इज चलाजल एंड। अगर हम माइक्रोपाइलर एंड की बात करें, माइक्रोपाइलर एंड वो एंड होता है जहाँ से हमारी पोलन ट्यूब एंटर करती है जब हम ओरोगैमी रीड कर रहे होते हैं। दूसरा, जहाँ पर जो हमारे इंटीग्यूमेंट्स होते हैं वो ऐसे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाता है, बीच में पोर बन जाता है, जिसको हमने माइक्रोपोर कह दिया था या माइक्रोपाइलर पोर कह दिया था, वो हमारा। उसके बाद उसको आप बोलोगे माइक्रोपाइलर एंड। नीचे वाला हमारा पोर्शन होता है जिसको हमने बोला था चलाजल एंड। एक्चुअली में माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलाजल एंड वो पोर्शन होता है जो माइक्रोपाइलर एंड के बिल्कुल अपोजिट में होता है, जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म जो है, या न्यूसिलस कह लो, एंडोस्पर्म तो मत कहो क्योंकि वो मॉडिफाइड वर्जन है एंडोस्पर्म का। तो यहाँ पर जो न्यूसिलस है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जो अटैच होता है, जो हमारा ओव्यूल होता है, वो चलाजल से ऊपर फनिकल के सहारे में अटैच होता है। तो ये चलाजल और माइक्रोपाइलर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, वन इज माइक्रोपाइलर एंड सेकंड वन इज चलाजल एंड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू बनते हैं यहाँ से, और बारे से फिर वो सोल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन, अब जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर वो एंड होता है जहाँ पर जाइगोट बनता है। तो विच एंड हैज जाइगोट, हैविंग जाइगोट, तो वो हमारा हो गया माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर हमारा क्या रहेगा, जाइगोट रहेगा। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर क्या होता है हमारा
जाइगोट बनता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज oospore? oospore क्या होता है? एक्चुअली में oospore एक जाइगोट ही है, oospore एक जाइगोट ही है, यानी कि मतलब जो जाइगोट है वो तो oospore है, लेकिन जो oospore है वो जरूरी नहीं है जाइगोट हो, इस टाइप से होता है ये। जैसे oospore की मैं बात करूँ, क्या होता है, यानी कि जब एक जाइगोट के ऊपर थिक लेयर चढ़ जाती है या थिक लेयर प्रोसेस कर लेता है जाइगोट, तब हम उसको oospore बोलते हैं। तो नॉर्मल जाइगोट तो जाइगोट हो गया, लेकिन ऐसा कोई जाइगोट जिसके ऊपर एक थिक लेयर अराइज हो जाती है उसको हम बोलते हैं oospore, यानी कि वो अनफेवरेबल कंडीशन से जाइगोट को बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा थिक कवरिंग उसके ऊपर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं oospore। अब ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर वो अब जाइगोट ना रह के क्या हो गया, oospore हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे oospore कहा गया। तो ये पूरा जाइगोट ही एक प्रकार से, ठीक है, ये समझाने के लिए है। नेक्स्ट जो oospore होता है, अब ये कंप्लीट जाइगोट है तो इसको सेम डील कर सकते हो या डिफरेंट एज इट इज, बट डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब क्या है, जो आपका oospore है ये डिवाइड होता है। oospore क्या करता है, डिवाइड होता है, ये कह लो या फिर जाइगोट कह लो, वन सेल स्टेज होता है जाइगोट हमारा। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल स्टेज होता है, तो अगर तुम इसको जाइगोट भी कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो जाइगोट के अंदर सिंगल सेल स्टेज ऑफ जाइगोट है, ये जाइगोट आगे जाके डिवाइड होता है, यानी कि वन सेल जो जाइगोट है आपका वो टू सेल में डिवाइड हो जाता है, और ये सेल एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्सली क्या होता है, यहाँ पर डिवीजन होता है। तो जब ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा तो ये जो आपकी एक सेल है oospore जो सेल है वो टू में डिवाइड हो जाएगी, और ये दोनों सेल एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे डिवाइड होता है। उसके बाद जब ये दो सेल डिवाइड हुई, एक जो आपका जाइगोट है सिंगल सेल जाइगोट या oospore, जब ये डिवाइड होता है दो सेल में, एक ऊपर वाली सेल और एक नीचे वाली सेल। एक्चुअली में ऊपर वाली सेल और नीचे वाली सेल के अलग अलग नाम होते हैं। जो ऊपर वाली सेल है, ऊपर वाली सेल कहाँ हुई, माइक्रोपाइलर के पास हुई। नीचे वाली सेल कहाँ हुई, चलाजलैंड के पास हुई। तो जो ये ऊपर वाली सेल है, ये वाली, ये नहीं, ये वाली जो सेल है, इसको हम बोलते हैं बेसल सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसल सेल। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं बेसल सेल या सस्पेंसर या सस्पेंसर सेल। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो जो ये वाली सेल है वो क्या बनेगी, बेसल सेल और सस्पेंसर सेल, और जो नीचे वाली सेल है ये हमारी क्या बनेगी, इसको आप बोलते हो एम्ब्रियोनल, एम्ब्रियोनल सेल कह लो इसको, या फिर इसको कई बार हम एपिकल सेल भी कह देते हैं, इसको टर्मिनल सेल भी कह देते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनल वर्ड एप्रोप्रिएट है। तो एम्ब्रियोनल सेल एंड द बेसल सेल। क्लियर हो गया? अब ये जो आपकी बेसल सेल है और ये जो एम्ब्रियोनल सेल है, अब अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे इरेज कर दूँ तो जो ये बेसल सेल है ये आगे जाके टू सेल में डिवाइड होती है। ये जो बेसल सेल आगे जाके टू सेल में डिवाइड होती है, और वो दोनों की दोनों सेल कैसी होती है, ट्रांसवर्सली डिवीजन होती है। तो मैं ट्रांसवर्सली के लिए लिख रहा हूँ TSD, ठीक है, या TD लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ट्रांसवर्सली डिवीजन होता है। और ये जो हमारी एम्ब्रियोनल सेल है, ये मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ये जो हमारी एम्ब्रियोनल सेल है ये भी आगे जाके टू सेल के अंदर, ये लो, ये टू सेल के अंदर जो होती है वर्टिकली डिवीजन। और सेल कौन सी है ये, एम्ब्रियोनल, एम्ब्रियोनल सेल। ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ये वाली, ये तो सस्पेंसर की, ये टू में डिवाइड होगी। जो एम्ब्रियोनल सेल है ये भी टू में डिवाइड हो गई, बट ये कैसे डिवाइड हुई है, वर्टिकली, यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट। और वो कैसे थी, ट्रांसवर्स, यानी कि एक ऊपर और एक नीचे। जैसे ये अगर ऊपर है तो ये नीचे, ये होता है ट्रांसवर्स। और ये वर्टिकल का मतलब होता है एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट है। तो ये वर्टिकल में टू सेल में डिवाइड होती है। और जब ये देखो ये टू सेल में डिवाइड हो गई, देखो एक सेल तो ये रही और दूसरी सेल एक ये रही और एक ये रही, ये कुछ कुछ टी शेप जैसा लगता है हमारे को, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं टी शेप स्ट्रक्चर। कैसी शेप स्ट्रक्चर बनती है, टी शेप। ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये टी शेप स्ट्रक्चर बनती है। क्लियर हुआ? अब ये जो दो सेल है हमारी, कौन सी सेल थी ये, सस्पेंसर। ये दोनों सस्पेंसर, देखो ये भी सस्पेंसर, ये दोनों भी सस्पेंसर, ये भी सस्पेंसर, ये सारे सस्पेंसर है। ये जो आपकी बेसल या सस्पेंसर सेल है ये दो, अब ये दो और सेल बनाती है, यानी कि ये फर्दर डिवाइड होती रहती है, चार बन जाती है, और चारों की चारों कैसी होती है आपकी,
ट्रांसवर्सली डिवीजन होती है। और ये जब दो सेल बनाती है हमारी, यहाँ पर ये वर्टिकल डिवीजन होती है। ये कैसी डिवीजन होती है? अब ये वर्टिकल डिवीजन होती है। जो डिवीजन होती है वर्टिकल होती है। अब ये दो से मिलकर क्या बनती है? चार बन जाती है। क्वाड्रेट स्टेज आ जाती है। क्वाड्रेट, ये कैसी स्टेज आ गई? क्वाड्रेट स्टेज आ गई हमारी। ये आ गई क्वाड्रेट। पहले कैसे थी हमारी यहाँ पर? टी शेप्ड, एंड देन ये आ गई क्वाड्रेट स्टेज। अब इसमें इस क्वाड्रेट स्टेज के अंदर देखो, जैसे जैसे हमारी सेल्स डिवाइड कर रही हैं, ऐसे ऐसे हमारा जो जाइगोट है वो भी क्या कर रहा है? अपना जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। देखो, वो पहले इतना छोटा था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, अब वो इतना हो गया यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो भी एंडोस्पर्म के अंदर अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है, कि वो एंडोस्पर्म के अंदर धंसता हुआ जा रहा है, वो एंडोस्पर्म के अंदर पेनिट्रेट हो रहा है। और जब वो पेनिट्रेट होता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहले तो ये सस्पेंसर सेल, ये सस्पेंसर सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एंडोस्पर्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका जाइगोट है उसको, ताकि वो पेनिट्रेट कर पाए। पेनिट्रेट क्यों करेगा? क्योंकि जो हमारा एंडोस्पर्म है वहीं से तो वो न्यूट्रिएंट लेगा, वहीं से तो उसका सारा जो फूड मेटेरियल है, जो रिजर्व फूड है स्टार्च की फॉर्म में, वो सारा वहीं से आ रहा है। तो इनका मेन काम ये होता है। जो ये सेल है, जब यहाँ पर हमने वेसिकल सेल बोल दिया एक्चुअली में, अब उसका बताएंगे काम क्या होता है। अब यहाँ पे वेसिकल सेल है, ये वाली हो गई, या ये वाली, ये जो सेल्स होती है, ये माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर सबसे पहली जो सेल्स होती है वो अपना जो साइज है वो इंक्रीज करती है, ताकि वो एंडोस्पर्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अंदर तक वो पेनिट्रेट कर पाए और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके उस न्यूट्रिशन को एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन, ऐसे न्यूट्रिशन होता है, ये ऐसे न्यूट्रिशन को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो न्यूट्रिशन हमारा इन सस्पेंसर सेल के अंदर आ जाए, उसके बाद फिर हमारे जो फर्दर जो मेन सेल्स हैं जैसे एम्ब्रियोनल सेल, उनके पास आए और हमारा जो एम्ब्रियो में ग्रोथ करता रहे, उसमें जो न्यूट्रिशन की उसको कमी ना हो। नेक्स्ट वन क्वाड्रेट मेथड में है। अब जो क्वाड्रेट मेथड होता है हमारा, इस क्वाड्रेट मेथड के अंदर ये सेल्स, जैसे ये वाली सेल है ना, इस सेल को हम बोलते हैं, जो ये सस्पेंसर सेल की सबसे नीचे वाली सेल होती है, ऊपर से नीचे आएंगे, माइक्रोपाइलर को चला आएंगे, तो जो ये वाली सेल होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। हम क्या बोलते हैं इसको? हाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे इसको हम? हाइपोफाइसिस। यहां पे मैं लिख दिया हूं इसको हाइपोफाइसिस। ये हाइपोफाइसिस है, यानी कि सस्पेंसर की जो लास्ट वाली सेल है उसको आप बोलोगे हाइपोफाइसिस। क्लियर होगा? इस हाइपोफाइसिस के नीचे जो ये सेल्स हैं, ये वाली सेल्स, ये वाली तुम कह सकते हो इसको। अगर आप एक मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, तो ये भी हाइपोफाइसिस है, ये दोनों ही हाइपोफाइसिस, इसमें तो इसको हाइपोफाइसिस के नीचे जो ये चार वाली है, ये क्वाड्रेट, ये हाइपोफाइसिस के नीचे वाली सेल, अब ये आगे जाके डिवाइड होती है। क्या करती है? आगे जाके डिवाइड होती है। ये भी वर्टिकली डिवाइड होती है। ये भी कैसी होती है? वर्टिकली डिवाइड होती है। और वर्टिकली डिवाइड होने के बाद कितनी सेल बन जाती हैं? 8। कितनी सेल बन जाती हैं? 8। तो ऑक्टेट स्टेज आती है। मैं नाम नहीं लिख रहा स्टेज का, ऑक्टेट स्टेज आ गई। और इस ऑक्टेट स्टेज के अंदर हमारे पास जो ये चारों सेल है ना, ये वाली 1 2 3 4, ये चारों सेल, इनका नाम होता है हाइपोबेसल। क्या नाम होता है इनका? हाइपोबेसल। क्योंकि ऊपर वाली बेसल सेल थी ना, ये देखो बेसल सेल लिखा हुआ है, तो बेसल सेल के सबसे नीचे वाली तो है ही, तो इसको बोल दिया हमने हाइपोबेसल। जो ये वाली, ये हाइपोबेसल कितनी होती है एक्चुअली में? ये 4 सेल होती है। जो ये वाली सेल बच गई हमारी, ये वाली, इनको आप बोलते हो एपीबेसल। क्या बोलते हो आप इनको? एपीबेसल। और जो बच गई हमारी हाइपोफाइसिस, ये ऊपर वाली है, यानी कि ये हाइपोबेसल, ये वाली एपीबेसल, ऊपर वाली हाइपोफाइसिस। अब जो ये हाइपोफाइसिस है ना, ये बनाती है रूट कैप। क्या बनाती है हाइपोफाइसिस? रूट कैप बनाती है। मैं लिख भी दूंगा कहीं पे। अब आ जाओ उस पे हाइपोबेसल पे। हाइपोबेसल देखो, रूट कैप तो इसने बना दी। रूट कैप बनाने के बाद क्या बचा? रूट कैप जब हमारा बन गया, उसके बाद क्या बचा? एक तो रेडिकल बचा। तो ये जो है ना, ये 2 चीज बनाती है हाइपोबेसल से। 2 चीज कौन सी? एक तो बनाती है ये रेडिकल, और एक बनाती है हाइपोबेसल।
कोटाइल क्या बनाती है ये? रेडिकल और हाइपोकोटाइल। अब ये बच गई एपीब्लास्ट, ये क्या बच गई? एपीबेसल सेल। एपीबेसल सेल भी दो चीजें बनाते हैं, देखो रेडिकल इसलिए बना दिया तो क्या बच गया? प्लीन्यूल बच गया, तो प्लीन्यूल लिखो, प्लीन्यूल, प्लीन्यूल। और उसके बाद क्या बच गया? हाइपोकोटाइल बच गया, तो ये एपीकोटाइल मत लिखना, यहाँ पे वो लिख देना कोटिलेडन, कोटिलेडन, ठीक है, कोटिलेडन। अब ये जो रेडिकल है ये आगे जाके क्या बनाएगा वो हम बाद में देखेंगे इसको। हाइपोकोटाइल कहाँ होता है, प्लीन्यूल कहाँ होता है, कोटिलेडन कहाँ होता है, ये हम बाद में देखेंगे। अब ये जो हाइपोफाइसिस है ये क्या बनाता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जो हाइपोफाइसिस सेल है हमारे, हाइपोफाइसिस, जो हाइपोफाइसिस सेल है ये बनाती है आगे जाके रूट कैप या रूट कैपेक्स। क्या बनाती है? रूट कैप, या अगर ये ऑप्शन लेना हो तो क्या हो जाएगा हमारा? रूट एपेक्स, ये मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो सस्पेंसर सेल ये इंक्रीज करती रहती है, और जब इंक्रीज करती रहती है तो एंडोस्पर्म एंट्री करती रहती है, तो जो ऊपर वाली सेल होती है इसको आप बोलते हो वेसिक्यूलर सेल। क्या बोलते हैं इसको? वेसिक्यूलर सेल। इसका भी सेम फंक्शन है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। वेसिक्यूलर सेल का क्या फंक्शन होता है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन कहां से? फ्रॉम एंडोस्पर्म, फ्रॉम एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ये लेती है, तो ये सारा न्यूट्रिशन यहाँ जाता है, और यहाँ से फिर ये न्यूट्रिशन कहाँ जाएगा? हमारे एम्ब्रियो तक पहुँच जाएगा, यहाँ से होगा इनका ये काम। नेक्स्ट वन, अब ये जो सेल्स है हमारी ये फर्दर डिवाइड होती है। यहाँ पे अगर 8 सेल स्टेज है हमारी, तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला कोर्स इसको आप बोलते हैं ग्लोबुलर, इस स्टेज को आप क्या बोलते हो? ग्लोबुलर स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज के अंदर हमारी जो 18 सेल स्टेज होती है, क्या होती है? 16 सेल स्टेज है, क्योंकि देखो 1 सेल, 2 सेल, देन 4 सेल, देन 8 सेल, देन 16 सेल, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इनको मत काउंट करना, इनको जैसे ये 4 सेल है, ये 8 सेल है, तो ये 16 सेल है, इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो जो ये 16 सेल स्टेज है, ग्लोबुलर स्टेज है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारी सेल्स होती है, कौन सी सेल? यहाँ पे मैं हाइपोबेसल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एपीबेसल की बात कर रहा हूँ, दोनों सेल की, जो इसके अंदर जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, जो बिलो द हाइपोफाइसिस है, ये अब जाके आगे जाके फिर ये क्या करती है? डिवीजन करती है, फिर ये डिवीजन करती है, फिर ये सेल क्या करती है? फिर ये सेल डिवाइड करते हैं। तो जब ये सेल डिवाइड करती हैं तो इनका एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें सबसे आउटर लेयर को आप बोलते हो डर्मेटोजन। क्या बोलते हो? डर्मेटोजन, जो रूट एपिडर्मिस बनाती है। ये जो डर्मेटोजन है ये क्या बनाती है? हमारी रूट एपिडर्मिस बनाती है, रूट एपिडर्मिस की आउटर लेयर ऑफ आउटर स्ट्रक्चर ऑफ रूट बनाती है। जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं हमारे, ये ग्राउंड टिश्यू बनाएंगे कोर्टेक्स। ये क्या बनाएंगे? हमारे कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जो बिलो द एपिडर्मिस का जो पार्ट होता है उसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं। उसके बाद जो बीच वाला पोर्शन है, देखो अगर इसको तुम हाइपोफाइसिस कह रहे हो तो इस हाइपोफाइसिस के नीचे क्या होगा? ये वाला, ये तो हमने हाइपोबेसल कहा। हाइपोबेसल क्या बना रहा था? रेडिकल बना रहा था, प्लस हाइपोकोटाइल बना रहा था। तो ये तो हमने लिखा है रेडिकल बनाया और इसने हाइपोकोटाइल बनाया, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? रेडिकल लिख दिया, क्योंकि ये मॉडिफाइड वर्जन हो गया। अब हम यहाँ पर हाइपोबेसल नहीं लिखेंगे, एपिबेसल नहीं लिखेंगे, ये मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब ये ऊपर वाला रेडिकल हो गया, नीचे वाला ग्राउंड टिश्यू हो गया, ये हमारी एपिडर्मिस हो गई। अब क्या हो गया? अब प्लांट कैसा है? डाइकोट है, डाइकोट प्लांट है, तो इसके अंदर किसकी डिवीजन होगी? इसके अंदर तो कैम्बियम बनेगा, जाइलम फ्लोएम बनेगा, इसके अंदर तो बाद में कैप बनेगा। तो यहाँ पर अभी जो प्रोकैम्बियम है ये आगे जाके क्या बनाता है? ये बनाता है वेस्क्यूलर बंडल। ये बनाता है वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल को तुम डायरेक्टली जाइलम और फ्लोएम कह सकते हो। तो ये जो रेडिकल है ये आगे जाके रूट बनाएगी, ये जो प्रोकैम्बियम है ये आगे जाके वेस्क्यूलर बंडल बनाएगा, जो ग्राउंड टिश्यू है वो कोर्टेक्स बनाएगा, जो डर्मेटोजन है वो रूट एपिडर्मिस बनाएगा।
लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो है तो इसको बोलते हैं ग्लोबुलर स्टेज। देन मोस्ट फेमस स्टेज इज नोन एज हार्ट शेप। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस डायग्राम है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी डिवाइड करती है। तो जब ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करती है तो फर्दर फिर ये स्टेज आ जाती है, इसमें सारे के सारे सेल मिलते हैं और हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बने हुए आगे जाके जो ये वाला पोर्शन है कोटिलेडन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनती है तो हार्ट शेप कहते हैं इसको। नेक्स्ट वन जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं ये अगेन सस्पेंसर सेल है, ये वेसिकुलर सेल है। ये वेसिकुलर सेल्स वही हमारा एज ए ओस्टोरियल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन का काम करते हैं फ्रॉम द एंडोस्पर्म, सेम स्टोरी है। अब यहाँ पे आता है, अब देखो यहाँ पर हमने ये सेल्स मैंने यहाँ पे नहीं बनाई, तो जो ये वाला पोर्शन था ये क्या बनाया गया है, रेडिकल बनाएगा, तो रेडिकल मैंने लिख दिया। और जो रेडिकल होता है वो बाद में जाके क्या बनाता है, रेडिकल एक्चुअली में बाद में जाके बनाता है रूट। एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है एक्चुअली में, जहां पर ये मैं कह सकता हूं यहां पर ज्वाइंट ऑफ कोटिलेडन, यानी कि ऐसा एक्सिस होता है ये जहां पर कोटिलेडन ज्वाइन करते हैं, उसको आप बोलते हो एम्ब्रियोनल एक्सिस। यानी कि एम्ब्रियोनल ये भी कह सकते हो उसके रिस्पेक्ट में, एम्ब्रियोनल एक्सिस वो पोर्शन होता है जिसके लेटरल साइड पे कोटिलेडन लगे होते हैं और जिसके टर्मिनल साइड पे प्लीन्यूल होता है, कुछ भी कह लो एक ही बात है। अब ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, देखो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ये वाला पोर्शन देखो, ये रहा कोटिलेडन यहाँ पर, और इस साइड में देखोगे तो ये रहा कोटिलेडन, तो इसके दोनों ही साइड पे लेटरल साइड पे क्या लगे होते हैं, कोटिलेडन लगे होते हैं, तो इसको आप बोलते हो एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब क्या होता है, क्योंकि टर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और रेडिकल के बीच में जो पोर्शन होता है उसको आप बोलते हो हाइपोकोटाइल। व्हाट इज हाइपोकोटाइल? हाइपोकोटाइल इज द पोर्शन बिटवीन द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड द रेडिकल, यानी कि अगर ये रेडिकल है और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो इसके बीच वाला जो सारा पोर्शन होगा वो क्या होगा, हाइपोकोटाइल होगा। क्लियर हुई बात? अब हम बात करते हैं कोटिलेडन की। कोटिलेडन वो स्ट्रक्चर होती है मोनोकोट या डाइकोट के अंदर जिसको मॉडिफाइड किया गया है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि ये क्या होती है, फूड स्टोरेज होता है। जो कोटिलेडन होती है वो क्या होती है एक्चुअली में, जब एम्ब्रियो ये ग्रो करता है, जब आगे यहाँ पर जो ये जर्मिनेट करेगा, यहाँ से सीडलिंग प्रोड्यूस होंगे, तो उसको जो फूड चाहिएगा वो सारा का सारा फूड कहाँ पे स्टोर होता है, कोटिलेडन के अंदर होता है। तो इस डायग्राम के अंदर, क्योंकि ये डाइकोट का है, तो इस डायग्राम के अंदर हमारे पास दो कोटिलेडन होंगे, एक तो कोटिलेडन 1 ये वाला और एक कोटिलेडन 2 ये वाला। तो एक कोटिलेडन ये और दो कोटिलेडन ये। तो जब दो कोटिलेडन इसके अंदर हो गए हमारे, जब कोटिलेडन कितने हो गए इसके अंदर, 2 हो गए, तो इस प्लांट का नाम क्या हो गया, डाइकोट। अगर एक होता तो इसका नाम मोनोकोट हो जाता। डाई का मतलब होता है 2 और कोट का मतलब होता है कोटिलेडन, तो 2 कोटिलेडन, डाइकोट 1 होता तो मोनोकोट होता, इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता। अगर ये मोनोकोट होता तो ये नहीं है कि इसको इतना सा रहता है और ये सारा सेम रहता, नहीं, ये सारा चेंज होता था। देन प्लीन्यूल आता है। प्लीन्यूल एक्चुअली में क्या बनाता है, प्लीन्यूल आगे जाके सूट सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा, सूट सिस्टम। अगर ये बनाएगा हमारा रूट सिस्टम तो ये क्या बनाएगा, सूट, यानी कि अबव द ग्राउंड बनाएगा। अब देखो, अब हम क्या सोचते हैं कि मान लो ये सोइल के अंदर होता तो ये तो नीचे जा रहा है, लेकिन शूट हमारा तो ऊपर आता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो हम ये पढ़ रहे हैं, जो ये हमने स्टेजेस पढ़ी है, स्टेजेस हैं कैप्सूला की, जिसकी है ये कैप्सूला। देखो एक इंपॉर्टेंट बात था आपको, एनसीईआरटी के अंदर आपको एक वर्ड पढ़ा हुआ टिपिकल एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एनसीईआरटी के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ टिपिकल एंजियोस्पर्म। तो ये टिपिकल एंजियोस्पर्म एक्चुअली में होता है आपका कैप्सूला, कैप्सूला, ये कैप्सूला होता है। और इसको हम कई बार, इसको हम शेफर्ड पर्स भी बोलते हैं। इस कैप्सूला क्या बोलते हैं, शेफर्ड पल्स, कल्स वो बोलते हैं पर्स, शेफर्ड पर्स, ठीक है ना। इसका जो फ्रूट होता है वो ऐसे पर्स ट्रायंगुलर टाइप का होता है, मतलब इस टाइप का इसका फ्रूट होता है, ठीक है ना, कैप्सूला। तो ये जो टिपिकल एंजियोस्पर्म वर्ड यूज किया गया एनसीईआरटी में, एक्चुअली वो कैप्सूला के लिए है। और कैप्सूला बिलोंग करता है किसे बिलोंग करता है,
ब्रासिकेसी फैमिली से या क्रूसीफेरेसी कह लो या मस्टर्ड फैमिली से कह लो, मस्टर्ड फैमिली या ब्रासिकेसी, ठीक है, मस्टर्ड फैमिली, ब्रासिकेसी या फिर क्रूसीफेरेसी, क्रूसीफेरेई, ये तीनों एक ही बात है, क्रूसीफेरेई, मस्टर्ड एंड ब्रासिकेसी, ये इनसे बिलोंग करता है। तो इसके अंदर जो आपका ओव्यूल होता है वो थोड़ा सा बैंड होता है, उसकी वजह से जो ये स्ट्रक्चर बनती है वो बैंड बनती है, और धीरे धीरे जो ये वाला पोर्शन है ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो जब ये ऊपर आएगा तो ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। जैसे अब ये इस टाइप से है, ये ऊपर है और ये नीचे है, एक्चुअली में ये वाला पोर्शन रेडिकल तो नीचे होना चाहिए, तो ये जब धीरे धीरे करके ऊपर निकलेगा ना तो ये वाला ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन ये सारा डीजनरेट हो जाएगा। तो ये जो हमारी ये वाली जो सेल्स हैं, ये वाली सेल्स जो सस्पेंसर सेल्स है, ये क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डीजनरेट। क्यों डीजनरेट इसलिए हो जाएगी क्योंकि अभी इनके पास न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशन ये बना नहीं सकता, तो न्यूट्रिशन कहाँ से चाहिए, एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन के लिए हमारे को क्या चाहिए, सस्पेंसर या बेसल सेल चाहिए, या फिर ये वेसिकुलर सेल्स चाहिए, तो इसलिए इनकी नीड है। तो जैसे जैसे प्लांट के अंदर जो रेडिकल्स बनने लगता है, धीरे धीरे स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूटलेट ये बनती रहती हैं, उसके बाद जैसे जैसे बनना स्टार्ट हो जाएगा तो एंडोस्पर्म का पूरा मटेरियल खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे मटेरियल खत्म होता है वैसे वैसे ही हमारी जो सस्पेंसर है भी डीजनरेट हो जाती है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। अगर आप कहते हो तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इससे आसान हो जाएगा थोड़ा सा। कैप्सिला, हाँ ये मैंने लिखा भी हुआ है, कैप्सिला बुर्सा पेस्टोरिस, एक्चुअली में ये उसका साइंटिफिक नेम है, जो उधर मैंने कैप्सिला लिखा हुआ है वो इसका साइंटिफिक नेम है शेपर्ड पर्स का। ये इसके अंदर जो जाइगोट बनता है हमारा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म है, टिपिकल एंजियोस्पर्म है, तो इसके अंदर आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन होता है। उसके बाद यहाँ पर जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद इस जाइगोट के ऊपर एक थिक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनती है, थिक मेम्ब्रेन बनती है, इसलिए इस जाइगोट का नाम फिर हम क्या बोल देते हैं, इसको oospore बोल देते हैं। और ये जो oospore है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है उस कंडीशन में ये oospore ट्रांसवर्सल डिवीजन करके 2 सेल स्टेज बनाता है, और इन 2 सेल स्टेज के अंदर जो 2 सेल होती हैं उनमें से ऊपर वाली जो सेल होती है जो आपकी माइक्रोपाइलर एंड के पास होती है, इसको हम बेसल या सस्पेंसर सेल कहते हैं, जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है फ्रॉम द एंडोस्पर्म टू द एम्ब्रियो। नेक्स्ट नीचे वाली जो सेल होती है इसको आप एम्ब्रियोनल सेल्स बोलते हो, और ये सेल आगे जाके हमारा जो फर्दर जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है वो करवाती है। नेक्स्ट वन, ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है वर्टिकली, और जो आपकी सस्पेंसर सेल है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है ट्रांसवर्सली, और ये फिर 2 से 4 बनती है। और ये जब 2 सेल्स इस टाइप के स्ट्रक्चर हम एच टी शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं, नोट एच, क्योंकि टी लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक सेल ये और ये तो ऐसे हो, तो टी लाइक शेप बनता है, तो टी शेप स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं। फिर फर्दर डिवीजन होती है, जब इसमें ट्रांसवर्सल डिवीजन होती है तो 4 बनती है, यहाँ पर फिर ये अगेन 4 बन जाती है, ये 4 से आगे 6 बन सकती है, 10 बन सकती है, 12 बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 से ही 12 बन सकती है फर्दर डिवीजन करके माइटोटिकली। देन जो आपकी ये 4 सेल्स होती हैं, ये एम्ब्रियोनल सेल्स, ये आगे जाके हमारी 4 से आगे 8 सेल बनाते हैं। तो जो 4 वाले स्ट्रक्चर्स को हमने क्वाड्रेट स्टेज बोल दिया, जो 8 वाले स्ट्रक्चर थी हमने इसको ऑक्टेट स्टेज बोल दिया। अब जो ये ऑक्टेट स्टेज है, अगर हम इसको, क्योंकि यहाँ पे सेल हमारी वेल डिफाइंड हो चुकी है, तो ये जो सबसे नीचे वाली सेल है, अगर मैं इन सभी सेल को सस्पेंसर कह रहा हूँ, इसको भी, तो सस्पेंसर कौन सी हुई, लास्ट वाली हुई। यहाँ ये सारे सस्पेंसर, तो यहाँ भी लास्ट, तो ये जो सस्पेंसर सेल है इसको मैंने बोल दिया हाइपोफाइसिस, जो बाद में जाके क्या बनाएगी, रूट एपिक्स या रूट कैप बनाएगी। नेक्स्ट वन, जो ये वाली सेल्स होती हैं, हमने ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हाइपोफाइसिस के नीचे, तो इसको मैंने बोल दिया हाइपोबेसल। क्योंकि हाइपो क्यों बोला, क्योंकि नीचे प्रेजेंट है, हाइपो का मतलब होता है नीचे या कम, किसके नीचे, बेसल के नीचे, क्योंकि बेसल से तो इसको हाइपोबेसल बोल दिया। और ये हाइपोबेसल कितनी सेल है, 4 सेल है।
और ये वाली जो नीचे वाली इसको क्या बोल दिया मैंने, एपिबेसल। ये हाइपोबेसल ऊपर वाली, एपिबेसल नीचे वाली। 4 से कितनी बनी, 8 बनी। अब यहाँ पे तो क्या था, ये स्ट्रक्चर कैसा था, यहाँ पे एक किस में बनती है, 2 लाइन्स में बनती है। देखो 4 एक ऊपर वाली लाइन में, 4 नीचे वाली लाइन में। तो ये जो हाइपोबेसल है ये रेडिकल बनाती है, देन हाइपोकोटाइल बनाती है। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखोगे, देखो रेडिकल और हाइपोकोटाइल दोनों पास पास में हैं, तो इसलिए आप इनको लिखोगे रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल। हाइपोबेसल ये भी यहाँ पे सारे पास पास में। एपिबेसल, अब ये क्या बनाएगी, प्लूयूल बनाएगी और कोटिलेडन बनाएगी। प्लूयूल क्या बनाएगा, आगे जाके फ्यूचर सूट सिस्टम बनाएगा। और रेडिकल क्या बनाएगा, आगे जाके फ्यूचर रूट सिस्टम। आर से